बात करते हैं प्लानिंग और डेवलपमेंट की। स्टूडेंट्स याद रखिए, प्लानिंग जो है वो किसी भी चीज को जब हम पहले से अज्यूम कर लेते हैं कि हमें इस तरीके से करना है तो उसे बोलते हैं प्लानिंग। और डेवलपमेंट तो आपको पता ही है, हम लोग बचपन से अभी तक अपना डेवलपमेंट करते ही आए हैं। एज ए चाइल्ड हम छोटे थे, धीरे धीरे फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, मेंटल डेवलपमेंट हुआ और बहुत सारी चीजें हमने सीखी। तो ये जैसे हमारा डेवलपमेंट है एज ए नेशन, कंट्री का भी डेवलपमेंट इसी तरीके से होता है। 1947 में भारत के आजाद हो जाने के बाद, ठीक है, 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन के बन जाने के बाद, डेट्स में इसलिए लिख रहा हूं जिससे कि आप पूरे नोट्स अपने तरीके से बना लें। यहां मेरा काम है सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, नोट्स बनाना या नोट्स को समझना। इस चीज को मैं बुलेट पॉइंट्स में आपको थोड़ा थोड़ा दे रहा हूं जिससे कि आप इसको अपने मन में रख सकें। और 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से 26 जनवरी को लागू करना और 1950 में ही इलेक्शन कमीशन को लेकर आना, ठीक है। अभी हाल ही में इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने काफी बातें कही हैं, तो 1950 में ये बातें बिल्कुल नहीं कही थी, याद रखिएगा। 1950 में इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए सुकुमार सेन और इनको जिम्मा दिया गया कि भैया भारत में आपको कराने हैं इलेक्शन। और भारत जैसा बड़ा विशाल जनसंख्या की दृष्टि से देश, सोचिए कि जब भारत आजाद हुआ था तो लगभग 33 करोड़ भारत की आबादी थी और जिसमें से केवल 18% लोग ही पढ़े लिखे थे, लिटरेट। पढ़े लिखे लोग केवल 18% थे। आयरनी देखिए, देश इतना बड़ा है, इतना डाइवर्स है, 33 करोड़ लोग यहां रहते हैं और केवल 18% लोग पढ़े लिखे हैं। कुछ लोगों ने सजेशन दिया नेहरू जी को कि नेहरू जी एक काम करिए, सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को आप वोटिंग डालने के लिए, वोट डालने के लिए अधिकार दे दीजिए। नेहरू जी ने कहा बिल्कुल नहीं, ये डेमोक्रेसी के नियमों के खिलाफ है, हर किसी को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। फिर दोबारा बता रहा हूं, 21 साल से ज्यादा उम्र के लोग ही वोट डाल सकते थे, ठीक है। तो यहां बात हुई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में और यहां सबसे पहले 1952 में कराए गए इलेक्शन, समझ लीजिए, लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसको बोलते हैं, कांग्रेस को मिली और कांग्रेस पूरी तरह से जीत गई। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं 1952 में। 1952 में गवर्नमेंट ने, वैसे आप देखें तो 1944 में गवर्नमेंट ने बहुत सारे सजेशंस मांगे थे इंडस्ट्रियलिस्ट से कि भैया कैसे भारत के अंदर आप चाहते हैं कि भारत कैसी तरह की, किस तरह की जो प्लानिंग है उसको फॉलो करे। तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने सीधे सीधे कहा था कि हमें कंटिन्यूअस प्लानिंग के लिए जाना चाहिए, तो इसके लिए हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना चाहिए। तो उसी को बेस बनाते हुए 5 ईयर प्लान का एक आइडिया आया, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं 5 ईयर प्लान। हालांकि कुछ नेता जो है वो कहते हैं कि ये अप्रोच गलत थी, हमें कैपिटलिस्ट अप्रोच की तरफ जाना चाहिए था। खैर, हर किसी की सोच अपनी होती है, हम कह नहीं सकते हैं किसकी सोच क्या है। तो 1951 पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि 5 ईयर प्लान तो लॉन्च किया, लेकिन किस कंट्री को मॉडल बना के? तो यहाँ रशिया के हम बारे में बात करेंगे, जिसको उस टाइम के यूएसएसआर के नाम से जानते थे। तो ये यूएसएसआर में क्योंकि 5 ईयर प्लानिंग होती थी, तो उसी 5 ईयर प्लान की तर्ज पे पहला 5 ईयर प्लान 1951 में लॉन्च किया गया। और यहाँ सबसे पहले प्लान के अंदर बात हुई कि हम कैसे अपने इरिगेशन सिस्टम, एग्रीकल्चर सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। 1956 में दूसरा 5 ईयर प्लान आया, जिसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात थी कि कितनी तेजी के साथ हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकते हैं। और ये प्लान जो है, इसके जो आज हम देख रहे हैं, बहुत सारी जो पीएसयूज देख रहे हैं, ये उस टाइम पे एस्टेब्लिश की गई थी 1956 से 61 के टाइम पे। तो यहाँ फिर दोबारा रशिया ने हमारी हेल्प की, जिसमें बहुत सारे उन्होंने पीएसयूज को एस्टेब्लिश करने में हमारी हेल्प की थी, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड प्लान
फोर्थ प्लान, फिफ्थ, एक के बाद एक बार बार कई बार प्लान्स आते हैं और आखिरी प्लान आता है जिसको हम कहते हैं 12th 5 ईयर प्लान, जो आता है 2012 से 2017 तक का। 2012 से 2017 तक का ये 12वां प्लान माना जाता है। अब 2012 से शुरू हुआ, 2014 तक पहुंचा और 2014 में नई सरकार आई जिसके प्रधानमंत्री बने श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूरदर्शिता से इस 5 ईयर प्लान को नीति आयोग में बदल दिया। ठीक है जी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, इसको बोला गया नीति आयोग। और एक कॉरपोरेशन बनाया गया जिसका नाम रखा गया एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्या है इसका नाम? नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। वीडियो को आप चला के बार बार इसको रिपीट करके भी इन चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा भी आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली आप लोगों को हेल्प की जाए इन्हीं लेक्चर्स के लिए, या किस तरीके से हमें अपने आंसर्स को डिजाइन करना चाहिए, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं, ठीक है, और किस तरीके से आप मेरे क्लासेस में जुड़ सकते हैं वो सारी चीजें जो हैं वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू सारी मालूम पड़ जाएंगी। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे नीति आयोग के बारे में बात हुई। नीति आयोग में एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया गया जिसको एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के तौर पे रखा गया, और यहां इसके जो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन हैं, क्या कहते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन होते हैं? अगर आप देखें तो 5 ईयर प्लान में प्रधानमंत्री होते थे, नीति आयोग में भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, जब हम बात करेंगे तो यहां नीति आयोग के भी पदेन अध्यक्ष या पदेन चेयरपर्सन, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, उनको हम कहेंगे वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। और इसके अलावा जब हम नीति आयोग की बात करते हैं तो नीति आयोग जो है बिल्कुल अलग तरीके का एक स्ट्रक्चर लेकर आया है, जिसमें हर स्टेट को बोला गया कि आप अपना डेवलपमेंट का एक ब्लूप्रिंट तैयार करिए, किन किन सेक्टर्स में और किस किस तरीके से आप इंप्लीमेंटेशंस करना चाहते हैं। तो वहां के इंप्लीमेंटेशंस को बोला गया कि हम आपको, जब आप इंप्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करेंगे तो हम आपको फंड करेंगे, और जैसे जैसे आप फेज वाइज इंप्लीमेंटेशंस को कंप्लीट करते जाएंगे, डेडलाइंस को मीट करते जाएंगे, तब हम आपको आगे की मनी को रिलीज करेंगे। तो जो एफिशिएंट स्टेट्स थी, जैसे साउथ इंडिया की स्टेट्स हैं, तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, ये एफिशिएंट स्टेट्स जो हैं ये आसानी से अपनी डेडलाइन को मीट करती गई और लगातार पैसा लेकर और ज्यादा डेवलपमेंट के काम अपने यहां पर कराती रही। लेकिन कुछ स्टेट ऐसी हैं जहां पे थिंक टैंक थोड़ा सोचने में पीछे रह जाता है। दूसरे स्टेट्स में जाता है तो वही थिंक टैंक बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन जब अपनी स्टेट के बारे में बात आती है तो कहीं थोड़ा थोड़ा पीछे रह जाता है, जैसे कि यूपी में, जैसे कि बिहार में, जैसे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में। तो यहां इन स्टेट्स के अंदर इस चीज को माना गया कि कहीं ना कहीं प्लानिंग में आपकी बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, और इन प्लानिंग की दिक्कतों को आपको बहुत अच्छे से मिल बैठकर दूर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इन प्लानिंग की दिक्कतों को दूर नहीं करते हैं तो फिर जो डेवलप कंट्री बनाने का जो हमारा सपना है, या डेवलप्ड स्टेट बनाने का जो हमारा सपना है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। तो नीति आयोग जिस कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के साथ आगे चला था, शुरुआत हुई थी, उस शुरुआत को नीति आयोग ने काफी हद तक आगे बढ़ाया है और
नीति आयोग धीरे धीरे उन स्टेट्स के अंदर भी इन डेवलपमेंट के वर्क्स को ले जा रहा है जहां इनकी वाकई में जरूरत है। तो आपके पास जो सबसे बड़ा यहां चीज निकल कर आती है, इसी अप्रोच को हम कहते हैं बॉटम्स अप अप्रोच। बॉटम्स अप का मतलब है जो सबसे निचले स्तर के लोग हैं उनको हमें ऊपर लेकर आना है, और यही हमारे देश की राजनीति की और हमारे लीडरशिप की सोच भी यही होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।